हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनी सिंह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सोम की क्लासेज जो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आज से आपको स्टार्ट होने जा रही है स्टील स्ट्रक्चर की क्लासेज, जिसके अंदर आपके टॉप 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस रहने वाले हैं, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर का सिलेबस है जो पंजाब एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, जो बहुत कम दिया गया था। तो उसके के लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा उठाया है, ताकि कहीं से भी अगर एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनता है तो आप वहाँ पे अटैम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन आपका ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपका आउट ऑफ सिलेबस में से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए। यहाँ पर आपके टोटल 10 to 12 क्वेश्चन ही बनेंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, अदरवाइज़ आपका जो कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए, आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया पहले कि एट फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन इनफाइनाइट रोटेशन हो रहा है किसी पॉइंट पे, तो वो आपको बताना है कि सेक्शन कौन सा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये प्लास्टिक थ्योरी से आ चुका है क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, लेकिन ये जनरल सी बातें हैं जो कुछ आपको पता होनी चाहिए और पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या फ्रेंड्स होता है, एट फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन के अंदर, जैसे इनफाइनाइट रोटेशन की जब हम बात करते हैं, इनफाइनाइट रोटेशन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी मूवमेंट है जो कांस्टेंट रहती है। आपकी मूवमेंट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है जब आपका इनफाइनाइट रोटेशन की बात करते हैं। और इसके अंदर डेप्थ ऑफ प्लास्टिक जोन, जो आपका प्लास्टिक जोन की डेप्थ होगी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आपकी मूवमेंट के प्रोपोर्शनल होगी, वो आपकी मूवमेंट पे डिपेंड करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, आपका आंसर कांस्टेंट इलास्टिक मूवमेंट, क्योंकि प्लास्टिक जो डेप्थ होगी वो आपकी मूवमेंट पे डिपेंड करेगी। मूवमेंट यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाली है, तो इसलिए कांस्टेंट प्लास्टिक मूवमेंट आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। उसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स ऑन प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ सेक्शन। आपकी इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको अफेक्ट बताने हैं, तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। इसको आप जो है नेगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये इतना बेसिक नहीं है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्टैटिकल मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालाइज सेटिस्फाई। तो आपने यहाँ पर एक मेथड होते हैं, ये आपके प्लास्टिक एनालाइज जब आप कंप्लीट वहाँ इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो वहाँ पर आपके कुछ मेथड्स होते हैं, स्टैटिक हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, मैकेनिज्म मेथड हो गया, डायनेमिक हो गया। तो ये सब वहाँ पर जो आपके मेथड आते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, स्टैटिक की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपने यहाँ पर होगा आंसर इक्विलिब्रियम प्लास्टिक मूवमेंट कंडीशन। इसमें सिर्फ फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपका एक तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इजी तरीका बता देता हूँ आप कैसे इसको लर्न करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड के नेम है। आपने क्या करना है, जब यहाँ पे स्टैटिक मेथड की बात होती है तो आपको प्लास्टिक मूवमेंट कंडीशन पे टिक करना है। अगर यहाँ पे मैकेनिज्म की बात होगी तो आपको यहाँ पे मैकेनिज्म निकाल लेना है। मैकेनिज्म से मैकेनिज्म कंडीशन आ जाएगी और स्टैटिक से आपकी प्लास्टिक मूवमेंट कंडीशन आ जाएगी, बस आपको इतना याद रखना है। उसके अलावा मैकेनिज्म मेथड यहाँ पर आप बता सकते हैं, अब एक करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाई बोथ इलास्टिक एंड प्लास्टिक, दोनों को सेटिस्फाई करने वाली कौन सी कंडीशन है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी। आपने भी ऊपर देखा होगा, इक्विलिब्रियम स्टैटिक, इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म दोनों में आया था, तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा वेल्ड, ये आपका सिलेबस के अंडर से आ रहा है, क्योंकि सिलेबस में वेल्डिंग और जॉइंट कनेक्शन के बारे में बोला गया है। तो फिलेट वेल्ड इज़ नॉट रिकमेंडेड इफ़ द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेस के अंदर अगर एंगल कितना रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेस देन 45, ग्रेटर देन 120, लेस देन 60, ग्रेटर देन 145, ये ऑप्शन में दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक भी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपके आंसर पे मैच कर रहा हो, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर क्या होता है कि आपका 60 to 180 होना चाहिए। जब आप फिलेट वेल्ड करते हैं तो आपका एंगल है जो 60 to 120 होना चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए, विद इन रेंज रहना चाहिए। तो आपका यहाँ पर हो सकता है कि मिस्टेक ऑप्शन से कुछ मिस्टेक हुआ, लेकिन आपको जो करेक्ट आंसर याद रखना है कि 60 to 180 आपका करेक्ट आंसर रहेगा एंगल का जब आप वेल्डिंग करते हैं। फॉर डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर,
जैसे ही आप कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर आपने क्या रहेगा, इसके अंदर आपका बोथ ए और बी आपका जो है कंप्लीट रहेगा। कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करते हैं आपको स्लेंडरनेस रेशियो भी आपका कम रहना चाहिए और रेडियस ऑफ गायरेशन आपकी जो है ज़्यादा रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ग्रिलेज बेस इज चेक फॉर। ग्रिलेज बेस को किस लिए चेक किया जाता है जब आप इसको डिज़ाइन करते हैं? तो आपका बेंडिंग, शियर, वेब क्रिपलिंग, जिस तरीके से भी आपके फेलर होने के चांस रहते हैं वो आप सभी को चेक करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका ग्रिलेज फाउंडेशन जिसके अंदर आपका स्टील के गिर्डर वगैरह का यूज़ किया जाता है, प्लेट्स का यूज़ किया जाता है। तो ये एज ए फाउंडेशन वर्क करते हैं, तो हम इसके अंदर सब कुछ चेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है लग एंगल। लग एंगल का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि आपका क्या होगा इसके अंदर, रिड्यूस लेंथ ऑफ कनेक्शन, लेंथ को कम करते हैं, और रिड्यूस शियर लैग। इसका मतलब क्या, इंक्रीज शियर लैग्स नहीं होता, यहाँ पर आपका रहता है कि आपके रिड्यूस करेंगे शियर लैग को। तो उसके बाद देखिए आप यहाँ पर है ऑल ऑफ दिस और इक्वल एंगल और अनइक्वल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक हो चुका है, क्योंकि लग एंगल हैं जो आपके क्या होता है, इक्वल और अनइक्वल दोनों एंगल होते हैं इसके अंदर। इसका काम क्या होता है, आपका जब हम ये ऐसे कुछ डिज़ाइन करते हैं तो आपका इसके अंदर एक दो लेग होती हैं, एक होती है कनेक्टेड लेग और एक होती है अनकनेक्टेड। जैसे आपकी जो गसट प्लेट के साथ ये कनेक्ट हो चुकी है इसको हम बोलते हैं कनेक्टेड लेग, और ये आउटर वाली जो बचती है इसको बोलते हैं हम अनकनेक्टेड लेग, तो आउटस्टैंडिंग लेग भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग लेग के साथ जो कनेक्ट किया जाता है ये इक्वल और अनइक्वल दोनों के अंदर काउंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन है जो ये सेटिंग नहीं बैठ रही है, ऑल ऑफ दिस यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आपका सी आ चुका है और ए और सी आपका जो करेक्ट रहेगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लग एंगल। लग एंगल का काम क्या है? तो अब यहाँ पर देखिए आर नेसेसरीली अनइक्वल, ये कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इक्वल और अनइक्वल ये दोनों हो सकते हैं। इंक्रीज द शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द जॉइंट, रिड्यूस द लेंथ ऑफ द जॉइंट। तो ये आपका जो है करेक्ट रहेगा, क्योंकि आपका रिड्यूस द लेंथ ऑफ द जॉइंट और इंक्रीज द shear resistance of joint। उसके बाद आपका आंसर आ रहा है कि लग एंगल आर डिज़ाइन फॉर। लग एंगल का डिज़ाइन किस लिए किया जाता है? लग एंगल का डिज़ाइन देखिए फ्रेंड, टू डेवलप स्ट्रेंथ नॉट बी लेस देन 20% से ज़्यादा, लेस देन 20% इन एक्सेस ऑफ द फोर्स इन आउटस्टैंडिंग लेग के अंदर। और अटैचमेंट ऑफ द लग एंगल, लग एंगल के साथ अटैचमेंट होगी टू द एंगल मेंबर शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग 40% इन द एक्सेस। ये आपके सी ऑप्शन रहेगा, दोनों के दोनों आपके जो क्या रहेंगे, करेक्ट आंसर रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन स्टील बीम इज लिमिटेड टू। लिमिट बतानी है यहाँ पे, आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है जो कहाँ तक है जो एलिजिबल रहता है, वो आपको याद होगा 3/50 का जो आपका डिफ्लेक्शन रहता है। इसके अलावा एडवांटेज ऑफ पिन कनेक्शन की एडवांटेज आपने बतानी है यहाँ पे, पिन कनेक्शन की एडवांटेज क्या रहेगी? इसमें आता है कि आपका मूवमेंट एट पिन कनेक्शन इज जीरो रहेगी, ये करेक्ट रहेगा। ओनली वन पिन इज यूज्ड इन कनेक्शन, ये आपका करेक्ट रहेगा, वन पिन। सेकेंडरी स्ट्रेस डू नॉट ऑकर, सेकेंडरी स्ट्रेसेस डू नॉट ऑकर, ये आपका गलत रहेगा, क्योंकि आपकी ये यहाँ पे आपका ए और बी दोनों करेक्ट रहेंगे, ए और बी दोनों करेक्ट रहेंगे। सेकेंडरी स्ट्रेस है जो कभी भी जीरो नहीं होती, ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। डू नॉट ऑकर का मतलब क्या है? डज नॉट ऑकर, यानी कि ये प्रोड्यूस ही नहीं होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रेसेस है जो प्रोड्यूस होती हैं। सेकेंडरी स्ट्रेसेस क्या होती है? जो आपके टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण या कोई आपकी स्ट्रक्चर में डेफिशिएंसी हो जाती है किसी कमी के कारण, या कुछ स्लिपिंग के कारण है, जो भी वहाँ पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस जनरेट होती है उसे हम सेकेंडरी स्ट्रेस कहते हैं। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेल्डेड स्टील प्लेट गिर्डर कंसिस्ट ऑफ टू फ्लेंज प्लेट ऑफ। ये आपको जो है साइज दिया हुआ, तो आपने यहाँ पर बताना है कि आपका स्टिफनर प्रोवाइड होगा या नहीं होगा, वर्टिकल होगा हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये आपने वैल्यू
बतानी है कि क्या होगा। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इसका रेशियो निकालना है 1000 डिवाइड बाई 6। तो आप इसको क्या करेंगे, 166.6, ये आपका रेशियो आ चुका है। आपको अब टेबल मैं बता देता हूँ कि टेबल क्या होती है, जो आपने याद रखनी है, जिसके अंदर आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, टेबल याद करनी है। एक तो होता है कि जैसे आपकी वैल्यू है जो 85 से डाउन में रहती है, जैसे आपने अब रेशियो निकाला तो वो 85 से नीचे रहता है, तो आपको कुछ भी स्टिफनर प्रोवाइड नहीं करना। अगर आपकी वैल्यू रहती है 85 टू 200, तब आपको क्या करना है, वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करना है, यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा, वर्टिकल स्टिफनर, क्योंकि आपकी वैल्यू आई है 166.6। इसके अलावा अगर आपकी 250 तक रह जाती है वैल्यू, यानी कि 200 टू 250 वैल्यू रहती है, तो आपने क्या करना है, 1 वर्टिकल लगेगा और 1 हॉरिजॉन्टल लगेगा। तो यहाँ तक आपने इसको याद रखना है, 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल, अगर आपका रेशियो है जो 200 से 250 तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, problem of lateral buckling can arise only in those steel beam which has, तो किसके अंदर बकलिंग होगी, तो अभी आपको पता होगा जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लिस्ट क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी के साथ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होना चाहिए, वो सेक्शन हमारा बेस्ट होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस स्मॉलर देन अदर, अदर की कंपेयर में जिस सेक्शन का या किसी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर कम होगा, वहाँ पर बकलिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फॉर स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू द थ्रोट ऑफ थिकनेस। तो आपने इसका रेशियो बताना है, क्या रहेगा, पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड का फॉर्मूला होता है √2 इंटू थ्रोट थिकनेस डिवाइड बाय, आपसे बोला गया है रेशियो बताना है थ्रोट थिकनेस के। तो थ्रोट थिकनेस आपकी कैंसिल आउट हो चुकी है, तो आपका आंसर बचता है √2, यानी कि आपको रेशियो की टर्म में बताना है, तो आपका √2:1 आपका जो है आंसर रहेगा, एग्जैक्ट आंसर। तो यहाँ पर है जो टाइपिंग मिस्टेक में जो कुछ ऑप्शंस है जो मिस्टेक हो चुका है, तो आपको करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है क्या रहेगा। इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, which of the following method of design would be suitable for metal structure subjected to stress reversal and impact? स्ट्रेस अगर डलती है तो आपका कौन सा मेथड है जो सही रहेगा, तो आपके ये सभी मेथड हैं जो आपके इस काम में यूज़ होते हैं, सेमी रिजिड, इलास्टिक और सिंपल वर्किंग डिज़ाइन। तो आप इन मेथड के नाम है जो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। इसमें आगे आपका क्वेश्चन आता है, हाई यील्ड डिफॉर्म बार। हाई यील्ड डिफॉर्म बार क्या होती है, जैसे आप माइल्ड स्टील का ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं, ये आप ऐसे डायग्राम बनाते हैं, तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ के अंदर ये डायग्राम है जो बहुत कम इलोंगेट करता है या ज़्यादा इलोंगेट नहीं करता, तो इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा परसेंटेज इलोंगेशन लेस देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की कंपेयर में कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेबस के अंडर में आ रहे हैं। मैक्सिमम पिच बताना है आपको, पहले आपको पिच पता होना चाहिए। जैसे आपका ये रिविट लगे हुए हैं, ये रिविट लगे हुए हैं, ये आपका फोर्स लगा हुआ है, तो पिच का मतलब क्या होता है, जो पैरेलल डायरेक्शन में होती है, फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होते हैं, यानी कि ये वाली डिस्टेंस है जो क्या होती है, पिच होती है। और आप गेज डिस्टेंस की बात करें तो ये वाली गेज डिस्टेंस होती है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है फोर्स के। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और मैं आपसे बात पूछ लेता हूँ, गेज की जब बात हो रही है, और एक होती है गेजिंग मोटार। गेजिंग मोटार क्या होती है, आपको पता होगा, गेजिंग मोटार होती है जब सीमेंट और लाइम का मिक्सचर कर लिया जाए। लाइम किस लिए ऐड किया जाता है, ताकि सीमेंट की और हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी थोड़ी वर्केबिलिटी इंप्रूवमेंट की जाए, तो उसमें हम लाइम ऐड कर देते हैं। तो इस मिक्सचर को बोला जाता है गेजिंग मोटार। गेजिंग मोटार इसे बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वैल्यू क्या रहेंगी मैक्सिमम पिच की। और तो मैक्सिमम पिच की वैल्यू रहती है आपकी, कंप्रेशन और टेंशन यहाँ पर दो जोन बताए गए हैं। अगर आपको कंप्रेशन की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कंप्रेशन के अंदर बताना है आपने।
कंप्रेशन के अंदर रहेगा आपका 12T200। अगर आपकी बात की जाए कि टेंशन जोन के अंदर बताना है तो आपका 16T रहेगा। और अगर आपसे एक और बात पूछी जाती है स्टैगर के बारे में, यानी कि जैसे ये दो आपने रिविट बनाए हैं, आपसे स्टैगर के बारे में पूछा जाता है। जैसे आपको जिगजैग प्लेन होता है तो यहाँ पर ऐसे इंक्लाइन डिस्टेंस बारे में पूछ लिया जाता है। इंक्लाइन डिस्टेंस जो होती है स्टैगर्ड बोलते हैं, ये जिगजैग के अंदर ज़्यादा होती है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होता है, आपकी 50% इंक्रीज कर जाती है। सिर्फ कितनी इंक्रीज करेगी, 50% इंक्रीज करेगी। यानी 200 पे 50% इंक्रीज करेंगे तो 312 पे करेंगे तो 18T, 16 पे करेंगे तो आप 2040। जैसे ये एग्जाम्पल हुआ आपका टेंशन जोन के लिए स्टैगर्ड के अंदर। बेस्ट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड यूनाइटेड इन बिल्ट अप स्टील कॉलम के अंदर है जो बेस्ट अरेंजमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या रहता है, लेसिंग, बैटनिंग, टाई प्लेट, कवर प्लेट। तो आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा लेसिंग। लेसिंग देखिए फ्रेंड्स इंक्लाइंड होती है ऐसे। इसका काम क्या होता है, इसका काम फोर्स को ट्रांसफ़र करना नहीं होता, ये आप याद रखिएगा। इसका काम सिर्फ बकलिंग को रोकना होता है। बट जो बैटनिंग होती है, बैटनिंग का काम होता है कि इसका लोड को ट्रांसफ़र करना। जो आपके स्टील कॉलम के ऊपर लोड आएगा तो उसको लोड को ट्रांसफ़र करेगी। यानी कि जैसे आपका कॉलम है, ये आपके हॉरिजॉन्टल बैटनिंग होते हैं, ऐसे लगता है जो ये लेसिंग होती है। इंक्लाइनेशन ऑफ लेसिंग बार विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बाद आपकी जो इंक्लाइनेशन बतानी है तो ये आपका 40 से 70 डिग्री का आंसर रहेगा। बैटनिंग कब प्रेफर की जाती है, बैटनिंग प्रेफर जब हमारा कॉलम है जो केवल एक्सियल लोड लगा रहा है। स्पेस बिटवीन टू मेन कंपोनेंट इज़ नॉट वेरी लार्ज, जब आपके जो दो मेन कंपोनेंट है इनके अंदर का स्पेस है जो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता तो आप यहाँ पर बैटनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये आपकी हो गई लेसिंग। फॉर कंप्रेशन मेंबर विद डबल एंगल सेक्शन, कंप्रेशन मेंबर के साथ आपने बताना है डबल एंगल सेक्शन होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन विल गिव हाई लार्ज वैल्यू मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन की जो आपकी ज़्यादा वैल्यू क्या रहेगी। इसके अंदर आपका आंसर रहेगा, इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इक्वल एंगल बैक टू बैक, अनइक्वल एंगल विद लॉन्ग लेग बैक टू बैक, अनइक्वल एंगल विद शॉर्ट बैक टू बैक। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा लॉन्ग लेग बैक टू बैक। लॉन्ग लेग बैक टू बैक का मतलब क्या है, तो आप देख लीजिए जैसे आपने ये करा, जैसे ये हम एंगल लगाते हैं, ये आपकी हुई लॉन्ग लेग, ये आपकी लॉन्ग लेग है। यहाँ पर मैंने गसट प्लेट लगाया है और ये शॉर्ट लेग होगी आपकी और ये आपकी होगी फिर लॉन्ग लेग। ये होता है लॉन्ग लेग बैक टू बैक। तो ये आपका सेक्शन है जो बेस्ट माना जाता है, तो इसलिए आप यहाँ से ये आंसर का टिक कर सकते हैं इजीली। तो देखिए फ्रेंड्स आपका स्टील्स का जो है आपके आज इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, तो हम आपके जो इसके अलावा 2 या 3 वीडियो और बनेंगी तो आपकी स्टील कंप्लीट हो जाएगी। इसमें देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं छोड़ चुका था। तो देखिए फ्रेंड्स आपकी लास्ट वीडियो के अंदर सोम के जो है मैंने एक टॉपिक आपके बारे में बताया था कि उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो रह चुकी थी, तो मैं आपको आज बता देता हूँ। तो वो आपके जिससे था वो स्ट्रेस थ्योरीज थी जो आपने याद की होंगी, तो मैंने आपको बताया था। तो जैसे पहली आपकी निकलती है मैक्सिमम, एक सेकेंड, तो जैसे आपकी पहली स्ट्रेस थ्योरी निकलती है, पहली आपकी मैं बात करता हूँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की। टाउ मैक्स लिख देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाई 2 रहेगा। तो इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो उसका एंगल जो आपकी वहाँ पे शेप बनती है तो वो क्या बनती है, वो हेक्सागोनल, आपने याद रखना है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आप इसमें इस हेक्सागोनल याद रखेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी की बात करें तो ये दी गई थी रैनकाइन के द्वारा है। इसके अंदर एक स्ट्रेंथ थ्योरी होती है जो वेनेंट सर के द्वारा दी गई थी और एक होती है आपकी स्ट्रेस थ्योरी जो रैनकाइन। ये दोनों के साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पूछा जाता है इनसे, तो ये आपको नेम याद रखने हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अंदर आपने शेप याद रखनी है रिक्टेंगुलर, रिक्टेंगुलर शेप आपने याद रखनी है। वेनेंट के अंदर आपकी क्या रहेगी,
जो रोम्बस शेप रहेगी, रोम्बस शेप आपने इनकी याद रखनी है, वेनेट के द्वारा रोम्बस शेप रहेगी जी। आपसे 3 शेप्स के बारे में जो है डेफिनेटली 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस एग्ज़ाम में। मुझे लग रहा है कि आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि हेक्सागोनल आपने याद रखना है शियर स्ट्रेस में, प्रिंसिपल स्ट्रेस में, रेक्टेंगुलर वेनेट में आपका जो आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है, ये आपकी स्ट्रेन थ्योरी है जिसके अंदर हेक्सागोन आपका रोम्बस रहेगा आंसर, रोम्बस। रोम्बस आपने यहाँ पे याद रखना है। और वेनेट सर रैंकाइन यहाँ पर रहेगा हेक्सागोनल। ये आपको दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने ये याद रखने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे स्टील स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।